पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर का वन शॉट में हम क्या करने वाले हैं, एक शॉट में रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप टॉपिक को रिवाइज करते हैं, है ना। एक एक टॉपिक को लिए, उसको प्रैक्टिस के रिवाइज किए। मैं रिवीजन के फॉर्म में आपको नए क्वेश्चंस लेके आऊँ कि भैया बोर्ड में अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं जो एस्पेक्ट क्वेश्चंस है कि उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं ऑब्जेक्टिव, एसेसन रीजंस, केस बेस्ड स्टडी वाला और लॉन्ग और शॉर्ट सब चीज़ों को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ विद इन वन वीडियो। तो देखें और फटाफट चले आगे, और ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे आपके बोर्ड में फंसेगा, ठीक है। और तो 100% इसी के भरोसे मत रहना, डिस्क्लेमर है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट 1 मार्क्स वाला है। तो दिया है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान से देखना, मस्त क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पूछ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस में आर क्लोजर रीजन और लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ द लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल है। हाँ, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो ऐसा करके मैं मान लेता हूँ कोसेंट्रिक बहुत सारे स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो जब पास पास होंगे ना, धीरे धीरे क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो रीजन्स पास पास हैं, इसलिए जैसे ये जो होगा लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये तो पढ़े हैं हम लोग। तो ये रीजन्स पास पास है और यहाँ पे रीजन्स क्या है, दूर दूर है। जहां पास पास होगा वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां रीजन्स दूर दूर होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो जैसे फर्स्ट बोल रहा आर द क्लोजर रीजन द लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड, बात सत्य है। दूसरी बात क्या कह रहा है, द रीजन ऑफ द लोअर इलेक्ट्रिक द रीजन फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ द लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां से क्या होगा, यहां पे लोअर होगा जहां पे वो फार होंगे। बात समझ में आ गया। तो ये कथन जो है एकदम सत्य है। दूसरा, विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर। भैया अगर मैं इसको कंडक्टर कंसीडर करूंगा तो कोई इसमें बहुत सारे पास पास है, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, वो होते जाएंगे। चलो, विल नेवर बी इक्वल टू स्पेस्ड, ये तो गलत है। तो इसका जो मेन ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। घूर लो अच्छे से एक बार, डाउट हो तो कमेंट करो, मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और इसको मैंने डिटेल्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस का जब चैप्टर पढ़ाया था तब कराया हुआ, उसको देख लोगे आपको वैसे समझ में आ जाएगा। तो देख लो, सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करो फिर आप आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स, याद रखना एटम की बात कर रहा, कुछ क्लिक कर रहा होगा आपको, एटम्स इज द मॉलिक्यूल्स इफ गिवन दिस वेर ए, अपने को पोटेंशियल निकालना, ए एंड बी द constant and x be the distance between the atoms, the equilibrium established when। तो equilibrium कब establish करता है, तो ध्यान रखना equilibrium establish करने के लिए क्या बोल रहे हो, ऑप्शन आप तुक्का नहीं मार सकते, तुक्का मारते हैं तो मोस्टली हमको क्या मिलता है, बर्बाद हो गया मैं तो, 2500 रुपए का नुकसान। टू द पॉइंट, तो हमको क्या निकालना है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जब ये कम होता है तो इस तरीके का कुछ एक फार्मूला था, du बाय dx इज इक्वल टू 0, पढ़े होंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वाले हो तो डेफरेंशिएट कर लो, आंसर अपने पास आ जाता है। कैसे, तो d बाई डी एक्स। अच्छा, इस फार्मूला कहाँ से आया, अगर नहीं पढ़े हो, ऑब्जेक्टिव है, उसको डिराइव करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर फार्मूला नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, पूरा मेरा आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पूरा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, u को बाहर निकालता हूँ, u का फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ 0,
तो d बाई डी एक्स, यार u का जो फंक्शन है उस u के फंक्शन का वैल्यू हमारे पास गिवन है a एक्स स्क्वायर, सॉरी 12, और क्या चल रहा है b एक्स टू दी पावर 6, और इस सब में क्या चल रहा है 0, चल रहा है 0, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डेफरेंशिएट करूंगा, तो d बाई डी एक्स a एक्स टू दी पावर 12 d बाई डी एक्स b एक्स टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट बाहर, बट बाय वाले भी इस क्वेश्चन को देखते रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। फार्मूला इतना तो बेसिक फार्मूला पता होगा, जिनको नहीं पता है बच्चों वो भी देख लें, एक्स टू दी पावर n, n बाहर आएगा n माइनस 1 होता है, बेसिक फार्मूला डेफिनेशन का, और मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े होंगे आप। तो ये -12 जो होगा बाहर आ जाएगा, फिर पावर में -12 फिर -1 होगा। वैसे ही अगर b इसको अगर करोगे तो -6 बाहर आ जाएगा, -6 में फिर से -1 हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया, जब ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा इट बिकम्स -12a, और पावर में हो जाएगा -13, और यहाँ पे माइनस दिस माइनस और प्लस b 6b, मैं थोड़ा 6b लिख लेता हूँ पहले, हाँ 6b, और x टू द पावर -7 इज इक्वल टू 0। तो जो -7 है उसको हम +7 कर सकते हैं डिनोमिनेटर में लाके। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना, -12a एक्स टू द पावर 13 प्लस 6b एक्स टू द पावर 7 एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0। हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। आप एक काम करो, इसको राइट साइड भेज दो, तो 6b एक्स टू द पावर 7 12a एक्स टू द पावर 13। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हो गया कितने बार, 13 है तो कितना बचेगा 7, 6 बचेगा। यार कौन से स्कूल में पढ़ते हो भाई, 6 12a x 6, ये इधर चला जाएगा, x6 12a बाई 6b कैंसल 6, तो कितना हो जाएगा 2ab। आपको पता होगा जब पावर ट्रांसफर होता है तो 2a बाई b 1/2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब यहां से सेकंड। पॉइंट है, नहीं समझे, पावर जाता तो 1/4 हो जाता। अच्छे से घूर लें, देख लें, कहीं पे शक या शंका हो, डाउट हो तो हमसे पूछ लें, ठीक है। बाकी तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। देख लें, जल्दी जल्दी देख लें, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको नोट करना कर लेना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। सोचो न्यूमेरिकल है, अब ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल आ रहा तो सोचो क्या ही करोगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब पढ़े और टिक लगा दिया, ऐसा नहीं होता, देखो तो न्यूमेरिकल है। मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा, और समझ में आएगा तो बिलीव मी फेवरेट भी आपके खुश हो जाएंगे आज। टू थिन वायर रिंग, मतलब हम 2 रिंग ले लेते हैं भाई, एक रिंग यहां ले लिए, वन अनदर रिंग यहां ले लिए, दो रिंग ले लिए, ठीक। टू थिन रिंग्स each आर हैविंग रेडियस, इसका जो रेडियस है वो कितना चल रहा है r, सेंटर O, इसका भी रेडियस कितना चल रहा है r, सेंटर O। प्लेस डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d, दैट इज d। हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर लिखाएगा नहीं, आपको मान के चलना है कि वो सेंटर टू सेंटर पे ही बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है, सेंटर टू सेंटर, आपको लेके चलना पड़ेगा सेंटर टू सेंटर। बहुत बढ़िया। एक्सिस, ठीक है। द चार्ज ऑन द 2 रिंग्स आर, यहां पे दिया है +q चार्ज दिया, और यहां पे क्या दिया, -q चार्ज दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, मैं मान लेता हूं इसको A और B एट द सेंटर ऑफ द रिंग्स ऑफ द 2 रिंग्स। अब इसको सोचो भाई, सबसे पहले मुझे पोटेंशियल नहीं निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैं VAB निकालूंगा, मतलब VA का पोटेंशियल माइनस VB का पोटेंशियल, VA का पोटेंशियल माइनस VB का पोटेंशियल। सबसे पहले बात करते हैं VA का पोटेंशियल, तो याद रखना पोटेंशियल मतलब उस जगह पे उसका इफेक्ट। तो भैया इस जगह पे पोटेंशियल का जिसको फार्मूला नहीं पता, जिन बच्चों को नहीं पता है, प्लीज पे मोर अटेंशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/V 1/4πε0
क्यू बाय होता है डिस्टेंस आर, ठीक। लेकिन हमारे इस सिनारियो में दिया, चलो हम इसको ही कंसीडर, जो दिया वही अपन कंसीडर करेंगे। लेकिन कई बार हम कैलकुलेशन करने के लिए 1/4π को के कंज्यूम कर लेते हैं, क्या लेके चलते हैं के, और लास्ट में उसके वैल्यूज को पुट करते हैं। ऐसा क्यों? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो मैं इसको कई बार ऐसे भी रिप्लेस करके लिख लेते हैं कि इसके जगह पे के है और ये 1 हट गया, तो यहाँ पे क्यू बाय क्या हो जाएगा, आर। मोर रिमेंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वन टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर है तो साइन कन्वेंशन यूज करेगा, प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस। तो टोटल अगर ए पे चार्ज अगर की बात करूं तो ए का खुद का चार्ज के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा क्यू बाय रेडियस कितना चल रहा, आर डिस्टेंस पे, गॉट इट। लेकिन इसका भी तो होगा इसके सरफेस में भी। और एक बात याद रखना, ये रिंग है, रिंग है मतलब सरफेस उसके चार्ज कहाँ होगा, उसके सरफेस में होगा, मतलब होलो है, अंदर से तो खाली होता है रिंग। डिस्क होता तो क्या होता, पूरा भरा हुआ होता है, नहीं समझ में आया। तो ये रिंग है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से यहां तक एक डिस्टेंस लूंगा, ये डिस्टेंस लिया। अब मैथ्स वाले हैं यार, इतना तो अपन कर ही सकते हैं, तो हमको इसका फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है, ये डी है ये आर है, तो वो एक्स हो जाएगा, नहीं वो होगा रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नहीं समझ में आया, गॉट इट। अब ये खुद का चार्ज के कारण ये निकला, अब दूसरे का चार्ज के कारण क्या निकलेगा, दूसरे का चार्ज क्या, के माइनस क्यूब, साथ में क्या चल रहा है, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेंटर पे क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एट द सेंटर। एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई एक नंबर का क्वेश्चन है, सोचो। अभी तो कहानी में ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। तो VA इज इक्वल टू, दोनों में क्या दिखा, के क्यूब बाय आर प्लस माइनस माइनस के क्यूब, और ये होगा रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये कंप्लीट किसका, ए का निकला। अब किसका निकालूंगा, VV का। तो अगेन मैं क्या निकाल रहा हूं, VV। तो भाई VV में खुद पर कौन सा चार्ज है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस क्यू के माइनस क्यूब, और डिस्टेंस क्या है उसका, क्योंकि सरफेस पे खुद के। दूसरी बात, प्लस इसका भी तो इफेक्ट होगा, तो क्या होगा, के प्लस क्यूब चार्ज, डिस्टेंस कितना, कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं तो VV का वैल्यू जो होगा माइनस के क्यूब बाय आर, और यहां पे होगा के क्यूब रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई ये VA का वैल्यू है और वो VV का वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज को लाके हम कहां रखेंगे, VV। क्यों, क्योंकि यहां पे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे दोनों वैल्यूज को लाके रखना है, तो VA माइनस VB, तो VA माइनस VB द वैल्यू ऑफ VA। VA का वैल्यू क्या चल रहा है, के क्यूब और आर, और यहां पे क्या चल रहा है, के क्यूब बाय रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस माइनस, समझ में। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना, या पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा डिटेल से बताऊं ताकि आप नोट्स बना लो। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा वैल्यू जब पुट करूंगा तो क्या चल रहा है, दूसरा वैल्यू, अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय आर, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, पता है कि नहीं पता भाई, माइनस है ना, तो इसके दोनों साइन चेंज कर देगा, जो माइनस था प्लस, जो प्लस था वो माइनस। नहीं समझ में आया, गौर से देखो ये दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा, 2k क्यू बाय आर। गौर से देखो ये दोनों सेम है और दोनों माइनस है, तो माइनस 2k क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। गौर से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2k क्यूब, अंदर क्या बचा, 1/4 सॉरी माय मिस्टेक। आंसर अभी भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि k का वैल्यू रखना है। जब k का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, VA माइनस VB, 2k का वैल्यू 1/4πε0 क्यू, बाकी ये चल रहा है, थोड़ा जगह बचा रहा हूं भाई, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कट गया तो क्या बचा, 2πε0 आर, ये तो ना होगा, ये भी ना होगा, ये भी ना होगा, 2πε0 1 देखो
कहीं पे भी शक या शंका हो बिंदास पूछ सकते हो, देख लो भैया, अच्छे समझ लो, फिर कहीं पे भी डाउट हो तो हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको पूरा। गॉट इट? नहीं बनेगा? अब देखो ये क्वेश्चन देख लिए ना, इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्लिक कर जाएगा, नहीं करेगा? 100%। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप स्कूल में भी पढ़े थे और कोचिंग में भी पढ़े, ड्यूरिंग द सेशन क्या इस लेवल के क्वेश्चन हमने बनाया था? नहीं बनाया। तो सीबीएसई तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, तो इसीलिए अच्छा जरूरी, अच्छे जगह पे मतलब माई एकेडमी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? इस साल के टॉपर्स का बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाला, अभी आजकल में देखना सारे इंटरव्यूज, ठीक है? देखो, टू चार्ज कंडक्टर, अपने पास एक कंडक्टर है, मान लेता हूं स्पेरिकल है, कुछ भी है, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी आर कैप्ड क्लोज टुगेदर। मान लो इसके पास कुछ चार्ज था और इसके पास भी कुछ चार्ज था। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज ला दे रहे हैं, क्लोज टुगेदर। इफ द चार्ज ऑन कंडक्टर ए इज इंक्रीज, अब मान लो लाने के बाद, मान लो इसका चार्ज कितना था, 10 कूलम था, प्लस 10 कूलम। अब इस पे कितना चार्ज था, इस पे मान लो 20 कूलम था प्लस में। आपको पता होगा कि जब दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। सेम वैसे ही एक खाली टंकी है और एक भरा हुआ टंकी है, दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो याद रखना वाटर का फ्लो खाली टंकी से कहां जाता है? भरे हुए टंकी की ओर, इनके गांव में। लेकिन हमारे गांव में क्या होता है, भरे हुए टंकी से खाली टंकी की ओर आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक का पोटेंशियल डाउन होता है, दूसरे का पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब इसको इनके पास लेके आऊंगा तो टोटल 30, तो क्या हो जाएगा 15, और ये 15 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो चार्ज अगर बड़ा है ए का तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। बोलो कैसे? तो यार फार्मूला तो पढ़े हो ना, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अगर गौर से देखोगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोटेंशियल बढ़ेगा, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोटेंशियल बढ़ेगा। जब जब कलयुग आएगा तब अवतार भी आएगा। तो देख लेना भैया इसका ऑप्शन ए, घूर लो, बताओ सबको हो गया, समझ में आ गया? नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है यार। अरे तो ये थोड़ी पता है, कंडक्टर इफ द चार्ज ऑन कंडक्टर ए इज इंक्रीज। दीदी इसका जब इंक्रीज हो करेंगे अपन तो कांटेक्ट में है तो इसका भी तो इंक्रीज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं समझी? आज मैं तो एक मोटा मोटी समझाता कि इतना चार्ज है, नहीं समझ में आया? एक का भी चार्ज अगर आप करोगे तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। ठीक, चलो। इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई मैं 50 बार बोल चुका हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब यहां पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, यहां से यहां तक किसी चार्ज को लेके जाना है तो अपने को वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो याद रखना इक्विपोटेंशियल में चार्ज को एक जगह दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जीरो करना पड़ता है। इसका रीजन भी बताता हूं, सुनो। V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। अगर W की बात करेंगे तो V क्यू हो जाएगा, अगर V की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी होगा क्यू, तो W इज इक्वल टू होगा VA माइनस VB इज साथ में क्यूब। यहां तक समझ में है? इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इक्वल है हर जगह पे, मतलब यहां जितना पोटेंशियल होगा भाया उतना ही पोटेंशियल कहां होगा, तभी तो वो क्या है, इक्विपोटेंशियल। मतलब VA किसके बराबर है? अब VA जो है
वीवी के बराबर है, तो इस वीवी के जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? वी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? दोनों कट गए तो नील बटे सन्नाटा, तो आगे वर्क डन इज 0। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? नो वर्क टू डन। नहीं समझ में आया? ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है दीदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्क्रीन अच्छे से पढ़ लो और बताओ क्या होने वाला है। सोचो, द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? पैरेलल, प्लेन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़े हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पढ़े हैं, स्पेरिकल पढ़े हैं, सिलेंड्रिकल पढ़े हैं और प्लेन पढ़े हैं। यार याद रखना, अगर ये ऐसा है ना, तो जो प्लेट होगा, जो बनेगा, वो कैसा बनेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा इसका? पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा इसके? परपेंडिकुलर निकलेगा। ये बेसिक पॉइंट है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। द पैरेलल प्लेन समझ में तो आ गया ना? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। समझ गए सबके सब? क्लियर है? वो डाउट है तो पूछो, डाउट किसी को भी ये पूछो तो बताऊंगा मैं। है डाउट? अरे पढ़े ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े होंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से निकलेगा? अब सोचो, ये ऐसा लेता हूं, ये ऐसा लेता हूं, ऐसा ऐसा, तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कम से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। 90 डिग्री अभी बनाएगा, 90 डिग्री हमेशा बनाएगा, लेकिन कम से क्या हो रहा है? ये ज्यादा। लेकिन एक जैसा होने के लिए वो क्या होगा? सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या निकलेगा? लाइंस निकलेगा हर जगह पे वो 90 डिग्री। अब हर जगह पे 90 डिग्री बना रहा है, तो भैया ये तो सेम सेम दिख रहा है, तो सेम है। तो अपन पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप में होता है, एक क्या होता है? यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस कैसे होते हैं? देर आर पैरेलल टुगेदर। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? देर आर स्प्रेड टुगेदर। और यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, यहां पे इंटेंसिटी कम, इसके हर जगह पे इंटेंसिटी क्या होगा? सेम। गॉट इट? नोट इट। चलो देख लो, बताओ समझ में आ गया होगा तो बताओ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Each key on the type of computer keyboard is fixed to end of the plunger. टक 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 आता आवाज। प्लंगर, द प्लंगर अदर एंड इज कनेक्ट टू द मेटल। जो आप प्लंगर जो रहता है ना, उसका जो एक एंड जो रहता है, कभी कीबोर्ड निकाल के देखना, एक मेटल का वो रह गया, उससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। मेटल प्लेट दैट कैन बी मूव्ड, उसके ऊपर क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। बिटवीन द टू प्लेट, दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहता है। क्या रहता है? जिसको अपन लुब्रिकेंट वगैरह वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इज कंप्रेसिबल एंड कंपोज्ड। समझ में? दबरा निकाला, दबरा निकाला, ठीक है। ऑफ अ सॉफ्ट सब्सटेंस, अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ द टू प्लेट एंड द डाइलेक्ट्रिक दैट sits between them. Which of the following causes each key on the keyboard to be register when it is pressed? रजिस्टर बोल रहे, रजिस्टर तो है वो, है ना? वो क्या कर रहा है? रजिस्टर करता है। तो क्या क्यों करता है वो? बिकॉज द लेस स्पेस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द की प्रेस्ड, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिलो द की इंक्रीजेस। अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े हैं ना, जितना वो क्या होगा? पास आता जाएगा। क्या होगा? पास आता जाएगा। तो उसमें अपन क्या करते हैं? दो प्लेट को आपस में शॉर्ट ना हो जाए तो हम उसमें क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं। पढ़े ना? अरे क्या बात कर रही है, पढ़ना है? हाँ, मेरे को याद दिला देना, जिस दिन अकेली रहेगी उस दिन करा दूंगा, ठीक है? जिस दिन अकेली रहेगी ना, इन लोग नहीं रहेंगे, मतलब इसको नहीं लेके चलेंगे तो करा दूंगा उसको मैं।
ऑफ द की इंक्रीजेस। जब वो की इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस विलो हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको क्या चीज़ें पॉइंट मिलना चालू कर देगा। अपन पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट। चलो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और आप इसको पढ़े हो, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C and distance separation of the plates is D, the potential difference between V, पता है, सिंपल सा है। देखो आपको क्या निकालना, V, तो अपने इधर फोर्स निकालना। क्या निकालना है, फोर्स। दिमाग काम ना करे ना तो ये स्टार्ट यहां से करना, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, पढ़े। फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा, हो जाएगा। E की बात करो, E का रिलेशन आप जानते हो क्या, V के साथ। Q का रिलेशन भी जानते हो, Q इज C इज इक्वल टू Q बाय क्या होता है, V। तो Q का वैल्यू क्या निकला, CV। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, CV, साथ में आ गया E। लेकिन यहाँ पे CV के साथ साथ कुछ और भी चल रहा है। तो आप एक चीज पढ़े होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू V बाई डी, पढ़े। लेकिन ऑफ द पैरेलल प्लेट्स, तो दो प्लेट यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंसेस भी कितना अपन कंसीडर करेंगे, 2। तो जब इसका वैल्यू ला के रखोगे, CV V बाय क्या होगा 2D, तो F इज इक्वल टू CV स्क्वायर बाई 2D। अगर मैं एक स्टूडेंट होता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं रिलेशन से निकाल लेता, नहीं समझ में। इट इज कॉल्ड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव भी अपन कंसीडर करते हैं, कई बार पॉजिटिव भी, ठीक है। नहीं समझ में आया, ऑप्शन मिल गया, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आता है एसेशन रीजन, जो आपका फेवरेट टॉपिक है। किसकी बात कर रहे हैं, एसेशन एंड रीजन। एसेशन रीजन्स को पढ़ने से पहले आपको ये पॉइंट्स को याद रखना। एसेशन रीजन्स में कई बार आगे पीछे कर देगा, तो दीदी लोग आप पहले उसको देख लेना जरूर, क्योंकि मैं भी अपने घर का बच्चे का जब वो देख रहा था ना एसेशन रीजन, उनमें तो ऑप्शन अलग अलग दिया था उसमें, तो आप हमेशा ऑप्शन एक जैसा हो जरूरी नहीं है। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ, हमेशा इसका लेते ही हूँ। तो याद रखना, इफ बोथ एसेशन एंड रीजंस आर ट्रू, मतलब एसेशन भी क्या है, अगर एसेशन भी सही है और रीजन भी क्या है, सही है, द करेक्ट एक्सप्लेन, बट द रीजन आर नॉट करेक्ट, आर द क्या लिखा है, रीजन आर ट्रू एंड द करेक्टली क्या करता है, ये रीजन करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन, मतलब रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। सेकंड कब आएगा, बोथ आर करेक्ट तो होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, करेक्ट तो होंगे, लेकिन रीजन सेटिस्फाइड नहीं होगा, समझ में, तब आपको बी लगाना है। सी कब लगाना है, जब आपका एसेशन ट्रू होगा लेकिन रीजन क्या होगा। फोर्थ कब लगाएंगे आप, जब बोथ एसेशन रीजन आर फॉल्स। समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे, बहुत आसान बनता है क्वेश्चन यार, बहुत आसान बनता है, ध्यान से देखो। अब यहां पे दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो कॉम्बिनेशन होता है हम दो तरीके से करते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो ये सीरीज का है कि पैरेलल का, सबसे पहली बात कि C1 C2 C3 में C3 सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में जब अपन ऐड करेंगे तो याद रखना कॉम्बिनेशन क्या होता है, EQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, उल्टा हो जाता है, याद रखना रेजिस्टेंस से। ये किसका होता है, पैरेलल। अगर मैं सीरीज की बात करूं, अगर मैं क्या करूं, सीरीज की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, सीरीज, धड़ाम ना हो जाऊं। तो सीरीज में अगर बात करूं तो इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/C1 1/C1 1/C2 1/C3। ये सीरीज की बात है, ये सीरीज की बात है, ये सीरीज की बात है, समझ में आ गया। एक किसका है, पैरेलल है, और दूसरा क्या है, सीरीज है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, सीरीज में जो इक्विवेलेंट होगा, जो सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू है उससे भी ज्यादा ये आता है, मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू जो मैक्सिमम कैपेसिटर होगा उससे ज्यादा ही होता है, ठीक। ये मैक्स है, ये मैक्सिमम है। पैरेलल में, सॉरी सीरीज में क्या होगा, ये मान लो सबसे मिनिमम है, ये सबसे क्या है, मिनिमम है। तो याद रखना उस मिनिमम से भी क्या होगा,
मिनिमम होता है किसका, इक्विवेलेंट, जब वो पैरेलल होते हैं, जब वो सीरीज में होते हैं, ठीक। उस हिसाब से बोला कि भाई सब जोड़ रहे हैं और C3 क्या है, ज्यादा है, सबसे क्या है, ज्यादा है, और CP ज्यादा, मतलब उसका इक्विवेलेंट, तो कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, पैरेलल वाला हो गया। तो एसेशन तो सही है, लेकिन रीजन क्या बोल रहा है, क्योंकि पैरेलल दे दिया, ठीक। क्लिक किया तो ऑप्शन क्या होगा दीदी, छी इज द राइट आंसर, इसका होगा सी। समझ गया, देख लो भैया, डाउट हो पूछ लो, डाउट हो पूछ लो, बताओ कहीं पे डाउट है तो पूछो। समझ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, देखते दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गया। एसेशन, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज नॉट इक्वल टू द वर्क डन इन अ चार्ज। मैं आपको एक बात बताता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज इज इक्वल टू हाफ dv स्क्वायर, पढ़े ना, cv स्क्वायर, और ये वर्क डन, जितना वर्क डन करेगा उतनी एनर्जी स्टोर होगा भाई, जितना हम वर्क डन करेंगे वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये क्या कह रहा है, नॉट इक्वल, गलत बात भाई, वो इक्वल है। क्लिक कर गया, एसेशन क्या हो रहा है, गलत है। अब बताओ एसेशन किस में गलत है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं ना अपने पास। तो ये तरीका है, बताया था ना तरीका सॉल्व करने का, इससे पहले तुमको तरीका पता था, पता था पहले से, नहीं मतलब वो मैं बताने के पहले से पता था। हाँ देख, अब मुक्का खाएगी बेटा, तुक्का मारेगी तो। चलो हो गया। अब आता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, कौन सा, कर लेते हैं ना, बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चंस है, सुबह करेंगे। चलो लड़कियों को लेट हो रहा है, 2 मिनट रुको। PDF चाहिए, इसका की जरूरत नहीं है, रुको। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू। चलो तो चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। केस स्टडी में देख लें अच्छे से पहले क्वेश्चन को। केस स्टडी में पहले आपको करना क्या रहता है, केस स्टडी टाइप का जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा पूरे के पूरे स्टेटमेंट को। तो पूरे स्टेटमेंट को आप स्टडी करने के लिए सबसे पहले, टुडे कैपेसिटर आर द वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर द ब्लॉकिंग DC करंट while the allowing the AC करंट। मतलब आपको तो पता होगा ना फंडामेंटल यूज क्या है किसका, कैपेसिटर का। आज के डेट में बहुत सारे जितने भी इक्विपमेंट आते हैं मैक्सिमम सभी के जगह पे हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ये कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ के मैंने आपका टाइम वेस्ट करना चाहूंगा, लेकिन मैं साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें और इसको अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। और केस स्टडी का मतलब जब तक स्टडी नहीं करोगे तो आपका केस नहीं बनेगा, तो आप इसको पढ़ लें अच्छे से। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आप पूरे केस स्टडी को पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं, इसी पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान पे रखना है। तो केस स्टडी बेस में जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द n नंबर ऑफ इंटरलीव प्लेट्स, मतलब हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास क्या चल रहा है कि प्लेट जो है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अंदर n प्लेट्स हैं, कितनी प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं। तो आप अगर सिर्फ ये 2 प्लेट की अगर बात करता तो इसे कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो हमको पता है, एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया होता है उस प्लेट का, डी क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन देम, और नॉट क्या है वो, मतलब अगर एयर में रखें तो उसके वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, परमिटिविटी है। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया इसके बीच में n प्लेट्स हैं, कितने प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं। तो आप क्या करोगे, अगर n प्लेट के लिए अगर निकालना है
तो ये टोटल कितना हो गया, ये n प्लेट्स हैं, ये टोटल कितने हैं, n प्लेट्स हैं। अब अगर ये n प्लेट्स को अगर मैं मुझे निकालना पड़ेगा, कैसे करूंगा, तो याद रखना n प्लेट के लिए अगर निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों प्लेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इन दोनों प्लेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ में, तो उसको मुझे यहां से रिमूव करना पड़ेगा। जब इसको रिमूव करूंगा मैं, तो रिमूव करूंगा तो टोटल प्लेट n है, n में से मैं एक सेपरेशन प्लेट को क्या कर रहा हूं, अलग कर दे रहा हूं। जब सेपरेशन प्लेट को जब अलग कर दूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, अब ये सिंगल प्लेट के लिए था। अब जो प्रेजेंट जो टोटल प्लेट है उसके लिए अगर बात करूं तो मेरे पास C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D और साथ में क्या होगा n-1। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ये C n-1। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है पता है, मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करता है तो वो सोचता है कि जब n प्लेट इसके अंदर आ रहा है तो क्या करता है, n से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, n-1 साथ में ये होगा। तो अच्छे से देख लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों लिखा है, चलो ओके डन, मैं कर देता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा। ओके तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फर्स्ट है। सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ UD। स्ट्रेंथ कई बार दे देता है तो आप स्ट्रेंथ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। विच सेट ऑफ द कैपेसिटर ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज हमको गिवन है UD/D, द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आपको बस एनालिसिस करता है। मैं आपको इस चैप्टर के लिए बता दे रहा हूं, इस चैप्टर में ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, जैसा बता रहा हूं वैसा कर लेना। तो अगर अपने को क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का एक ही फॉर्मूला मुझे याद है, हाफ CV²। क्या याद है, हाफ CV²। अगर C की बात करूं तो यहां पे बात कर रहा है द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की बात कर रहा है। तो आप देखो क्वेश्चन ऑप्शन से आप आइडिया लगा सकते हो क्या आ रहा है, तो भैया यहां पे कहीं पे भी एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया है, लेकिन यहां पे एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या होता है D, फार्मूला है ना, वो फार्मूला है, उसको लाके पटक दो। तो U इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A D और V का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, UD/D का होल स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन D UD²D²। देखो बेटे कुछ कट रहा है, जब आप इसको देख लोगे पलट दोगे तो U एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन साथ में क्या होगा D UD का स्क्वायर। गौर से देखो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, सिंपल सा, कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, मात्रा नहीं करे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दे दे, ठीक है, देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। अ कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द टू कंडक्टिव मेटल प्लेट, दो कंडक्टिव मेटल प्लेट से मिलकर बना, बहुत बड़ा, उनका डायमेंशंस दिया हुआ है। डायमेंशन दिया तो हमको डायमेंशन से मतलब नहीं, उसके एरिया से मतलब है, क्योंकि कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। तो A निकालना जरूरी है, तो A के लिए हम क्या करेंगे, उसका डायमेंशन चल रहा है 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। एरिया में हम क्या निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन बेटे ध्यान रखना, या तो आप सीजीएस में पूरे चीज को रखो या एसआई में रखो। तो गौर से देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नैनो फैरेड दिया है, तो आप सबसे बेटर होगा कि आप उसको उसमें कन्वर्ट कर दो। तो ये होगा 3 × 50, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻², सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻²। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 30, 50, 10⁻⁻4। अब वो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया, क्या आ गया, मेरा एरिया आ गया। अब ये जो
6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट टू द प्लेट, मतलब ये स्मॉल डी दिया है और ये 6 mm दिया है, सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूं, mm, mm को भी मुझे मीटर में चेंज करना है, तो 6 इंटू 10⁻³ और ये होगा मीटर, सिंपल। अब इसके बाद क्या चल रहा है, each of the use the dry air, air दिया मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सिंपल रहेगा जो अपन यूज करते हैं, ओनली द डायरेक्टरी मटेरियल द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया है, सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप वैल्यूज पढ़ो और फार्मूले में पुट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं देखो, तो जो सी का फार्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो जाएगा डी, तो भैया ए का वैल्यू कंफर्म्ड है, डी का वैल्यू कंफर्म है, अब बच गया एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ए जानते हैं क्या होता है, जो नहीं जानते हैं बच्चे ध्यान पे रख लेना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 है ना, एसआई में, सीजीएस में जाते हैं तो शायद -8 हो जाता है, हम इसको निकाल चुके हैं अपनी क्लासेस में, आप जाके देख लेना। तो सी इसका वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, ए का वैल्यू कितना चल रहा है 30 50 10⁻⁻4, अब नीचे क्या आ रहा है डी, डी का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻3, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो हम क्या करते हैं 8.853 और नीचे आ गया 6, इन सब को साथ में रखे हैं 10⁻⁻12 और ये ऐड हो जाएगा -4, ये दोनों एक 2 जीरो है ना, तो +2, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, गॉट इट। अब आपको पड़ेगा, आपको कैलकुलेटर मैं यूज कर ले रहा हूं, लेकिन आपको कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेशन आपसे आप निकाल लोगे, मैं बता दे रहा हूं कैसे निकालना है। अब क्या करोगे 8.5 ये इससे निकल जा रहा है 2, तो मैं क्या करूंगा 8.85 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जा रहा है 22.125, तो हमारे आंसर में 22 कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये घुमा दिया, ये घूम गया है ना, तो हम इसमें से क्या लिखेंगे, अब देखो अब क्या चल रहा है 10, ये 12 और -4 16 और ये कितना हो गया 5, 16 से 5 जाएगा -11 बचेगा, कितना बचेगा -11। तो बच्चे गौर से देखना, यहाँ पे नैनो यूज कर रहा है, जब भी नैनो यूज करेगा 10⁻⁻9 होता है वहां पे, नैनो 9 ऐसा याद रखना। तो आप इसमें 10⁻⁻9 निकाल लो, 22.125 और नैनो अगर 9 निकाल लेते हो आप, कितना निकाल देते हो 9, तो बचता कितना है 2 बचेगा, सुनिए ना 9 2 11। अब उस 2 को डिवाइड दो, इसको जब हटाओगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू 22.125 और ये जो 9 था उसको नैनो लिख दिया, फैरेड इसका यूनिट होता है, -2 था नीचे आके 100 हो गया। अब ये जब डिवाइड दूंगा तो C 0.22125 नैनो फैरेड, तो भैया कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नहीं हाँ बी ऑप्शन। देखो इसमें भी 0.22 चल रहा है और 0.221 चल रहा है, तो एक्यूरेसी पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया, घूर लो अच्छे से, देख लो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है भाई। अब देखो सबसे बड़ा सरदर्द क्या है, सरदर्द ये कि यार डेसिमल के बाद दो डिजिट है वो सेम है ना, तो एक्यूरेट क्या होगा, तो अपन इसी को ले लेते हैं, क्योंकि नैनो की बात कर रहे हैं मतलब बहुत स्मॉलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। गॉट इट, देख लें अच्छे से, कहीं पे क्या शंका हो मुझसे पूछ लें, कहीं पे भी क्या शंका हो तो मुझसे पूछ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, समय खराब नहीं करते हैं। चलिए अब आगे आपके पास बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड, मतलब एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना दिया 1 माइक्रोफैरेड। इमेजिनेशन पे लाओ यार, कैपेसिटर मतलब आपको याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं सीबीएसई की अच्छी बात इस चैप्टर के लिए, कैपेसिटर हम बहुत टाइप में पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, अपने सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपको बाकियों का फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। कैपेसिटर बोलते ही दिमाग की पहली बत्ती जलनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट A/D, इसमें आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि भैया ये कैपेसिटर के फार्मूले की बात कर रहा है, पैरेलल प्लेट, और यहाँ पे पैरेलल प्लेट दिखा भी रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको समझना और कुछ चीजें जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखना। अ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 1 फैरेड, मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना दिया 1 माइक्रो फैरेड,
मतलब ये कहीं पे भी दिखेगा उसके जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 माइक्रो फैरेड में यूज कर लूंगा। बहुत बढ़िया, आगे चले। फील्ड विद द टू डाइलेक्ट्रिक, अब देखो सिंगल डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक 4 है और सेकंड डाइलेक्ट्रिक 6 है। तो मैं क्या करूंगा यार, कैपेसिटर सी को क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं फर्स्ट का C1 है और सेकंड का क्या है, C2 है। ठीक, तो भैया C1 का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एयर के रेस्पेक्ट में अपन कंपेयर कर रहे हैं। ए की बात करें ए की बात करें तो एरिया हाफ हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। डिस्टेंस दोनों के बीच ये जो सेपरेशन है वो क्या है, सेम है। फिर दूसरे की अगर बात करूं, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है ना, आप पढ़े होंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में के ले लेते हैं अपन, तो फर्स्ट का हम क्या ले लिए, K1। फिर अगर C2 की बात करूंगा एप्सिलॉन नॉट, फिर से क्या आ जाएगा, K2। हाँ, दोनों का एरिया हाफ हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में, देखो इधर और इधर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एरिया। और दूसरी बात डी, दोनों में क्या चल रहा है, डी सेपरेशन दोनों का सेम है। तो अब क्या करूंगा, कुछ कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखो जो कॉमन निकल रहा है ये डैश ले लेना ना। तो जो एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D दोनों में कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा, K1 प्लस K2। मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना, जब भी आपको स्प्लिट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा तो ये डायरेक्ट लगा देना, स्प्लिट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब गौर से देखोगे तो कुछ चीजों का वैल्यू हमने ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट इज इसका वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। चलो उसको हम बाद में रखते हैं, सीडेस इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रोफैरेड रहने दो। अब K1 का वैल्यू कितना है, चलो अभी इसको रहने दो, म्यू नॉट A बाई 2D। K का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 6, C1। इस पूरे को हटाऊंगा तो उसके जगह पे क्या लिख लूंगा, 1 माइक्रोफैरेड, पीछे लिख लिया। ठीक, अब ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 5 माइक्रोफैरेड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब पैरेलल, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is charged if the plate are pulled apart। ध्यान समझो, मान लो एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये चार्ज्ड है, ये क्या है, चार्ज्ड है, तो उसकी कुछ कैपेसिटी होगी, कितनी होगी यार, ये होता है, बस याद रखो दो चीजें आपको याद रखना चाहिए, ये चेंज होगा तब कैपेसिटी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। एरिया चेंज होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, एरिया अगर बढ़ गया, प्लेट का एरिया बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटी वैसे बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात, घर में पानी भरते हैं ना, जो बाल्टी की कैपेसिटी होती है कब इंक्रीज होगी, जब बाल्टी का साइज बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे एरिया बढ़ा दे रहे हैं। बात समझ में? अब आता प्लेट के बीच का जो सेपरेशन, अपार्ट टू द टू प्लेट्स, सेपरेशन अगर बढ़ा दूंगा तो सेपरेशन इज अ डायरेक्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी। मतलब अगर मैं कैपेसिटी अगर बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस अगर बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर तो ये कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पुल्ड अपार्ट, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं। तो आप बताओ, द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टोटल चार्ज इंक्रीज, चार्ज की बात तो नहीं कर रहा, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, द कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस डायरेक्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सी। बात समझ में आ गया? तो C इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब कुछ बातें और बताते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, यार जितना चार्ज है ना वो चार्ज उतना ही रहेगा, बात करेंगे, और भी क्वेश्चंस आगे हैं उसमें बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स, मस्त क्वेश्चन है, अब ध्यान दें, वेरी शॉर्ट आंसर्स। ऐसा लगा, चलो ओके डन। मस्त क्वेश्चन है यार, आपको ग्राफ आता है ना तो बच्चे डर जाते हैं, आप डरना नहीं, खुश हो जाना ग्राफ अगर आया तो, क्योंकि इस ग्राफ को आप इजीली क्रैक कर दोगे। पूछो कैसे, अब देखो क्या कह रहा है, अ गिवन सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है और इसका रेडियस जो है ना वो आर है। ठीक है, अब रेडियस आर है,
मेड ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, किसका बना हुआ है? इंसुलेटेड मटेरियल। दो चीजें आप दिमाग में बैठा लो, तरबूज देखे हो, तरबूज जो है इंसुलेटेड है, तो उसके अंदर जो सीड्स है ना, जो चार्ज है वो अपने जगह पे स्टे करेगा, जहां है वो वहीं रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो अलाउ नहीं करता है, तो जो चार्ज जहां पे वो वहीं पे रहेगा। ये इंसुलेटर की क्वालिटी है। यही सॉलिड स्फीयर अगर मेटल का होता, किसका होता? मेटल का, तो चार्ज ऑलवेज स्टे एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों ही कंडीशंस में कहा जाता है वो सरफेस पे आ जाता, अगर वो सॉलिड मेटल का होगा। ठीक, अगर इंसुलेटर का होगा तो ये किसका होगा? चार्ज जहां है वो वहीं स्टे करेगा, क्योंकि इंसुलेटर अलाउ नहीं करता चार्ज को मूव करने के लिए, जबकि कंडक्टर क्या करता है? अलाउ करता है। ध्यान से देखना, मस्त क्वेश्चन है। तो हमारे केस में यहां पे क्या कह रहा है? इंसुलेटर मटेरियल है ना, कैरीज अ चार्ज क्यू, ये इसके पास चार्ज क्यू है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के हिसाब से आराम से इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा नहीं कि कहीं पे डेंसिटी ज्यादा कहीं पे डेंसिटी कम, इक्वल डेंसिटी से वो डिस्ट्रीब्यूटेड। द पोटेंशियल, दीज आर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एज द फंक्शन ऑफ द आर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज द गिवन। याद रखना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा? अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे ज्यादा होगा। थोड़ा सोचो मैं जो कहना चाह रहा हूं। अगर इंसुलेटेड है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तब अगर वो इंसुलेटेड है तो उस कंडक्टर का सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा? उसके सेंटर पे होगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर हो जाता, तो चार्ज कहां आ जाता? सरफेस पे आ जाता, तो ये क्या बन जाता? इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो जाता अंदर, जबकि यहां पे पोटेंशियल सेंटर पे ज्यादा होगा। इंसुलेटर और कंडक्टर की दो क्वालिटीज है, इसको शॉर्ट नोट में कहीं पे लिख लेना भैया, जाते समय देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहा है? एट विच लोकेशंस द रेस्पेक्ट टू द स्फीयर द पोटेंशियल वी आर मैक्सिमम एट द सेंटर, और आपको ग्राफ भी बता रहा है। कैसे बता रहा? देखो, अगर मैं सॉलिड बनाता हूं यहां पे, कहां से कैसे सॉलिड बनाता हूं? देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा सॉलिड बनाता हूं, ये सेंटर है, सेंटर से जब आप रेडियस तक पहुंचे तो इसका पोटेंशियल यहां तक आया, इट इज पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, इट इज अ ग्राफ वर्सेस वी वर्सेस आर, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। तो देखो, जब वो सेंटर पे था, तब सेंटर पे था मतलब डिस्टेंस चला ही नहीं था, तब पोटेंशियल क्या था? हाई था। जैसे जैसे डिस्टेंस चला, मतलब कहां तक पहुंच गया? यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां तक, यहां से यहां तक पहुंच गया, पोटेंशियल ड्रॉप होना चालू हुआ, और आगे जाएगा, इससे और आगे जाएगा, तब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल और कम होगा। तो कहां पे पोटेंशियल ज्यादा मिला? सेंटर पे। ग्राफ ही आपको बता दिया। नहीं आया ग्राफ समझ में? ग्राफ समझ में नहीं आया? ग्राफ समझ में नहीं आया? ध्यान से देखना, ये भाई ये क्या कहना चाह रहा है? देखो ध्यान से देखो, मैं आपको चीजों को और अच्छे से करा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये कहां पे? सेंटर पे। सेंटर पे डिस्टेंस कितना है? 0, क्योंकि सेंटर पे कोई डिस्टेंस नहीं होता है। मैं यहां से डिस्टेंस रेज कर रहा हूं, जब यहां से डिस्टेंस रेज करना चालू करूंगा तो यहां पे वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे से ये सरफेस तक पहुंच गया, जब तक इसका रेडियस था यहां तक पहुंच गया, अब इससे आगे और जाऊंगा, इससे आगे और जाऊंगा, तो इसका वैल्यू और भी कम होता जाएगा। मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, आपके उसमें दिया हुआ है। नहीं समझ में? पहला तो आपको, पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो इसमें क्या समझ में आया? एट द मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द इंसुलेटेड मटेरियल स्फीयर, इंसुलेटेड सॉलिड मटेरियल स्फीयर। अगर कंडक्टर होता तो कहानी चेंज। इन केस ऑफ द अबव स्फीयर मेड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, किसका मटेरियल? अब वो कंडक्टिंग मटेरियल आ गया, मतलब पहले बोला था कि इंसुलेटेड है, अब ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर हो गया मतलब दिमाग की जल गई, सारा चार्ज जो अंदर था वो कहां भाग जाएगा? सरफेस पे। जब सरफेस पे चला जाएगा, सरफेस बिहेव लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो अंदर का हर जगह पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, जबकि इस वाले केस में सिर्फ सेंटर पे जाता था, तो इस जगह पे क्या होगा? हर जगह पे सेम हो जाएगा। ठीक है, आंसर यूर पार्ट ए। तो क्या हो जाएगा? द इनसाइड ऑफ द स्फीयर आर same equipotential at each and every point, because the sphere behave like a equipotential surfaces. How
is charge q distributed across the charge sphere uniformly distributed at the surface of the sphere. लिख लोगे आप, वीडियो देख के बना लेना नोट्स, खत्म। यार कहाँ लिखूंगा, बच्चे थोड़ी हो कि बोर्ड पे लिख के दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 12 नंबर क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा था लेकिन दोस्त बहुत सारे नॉलेज आपको दे के गया है, तो ध्यान से देखना, देख लो एक बार। मैं हर क्वेश्चन के बाद साइड इसलिए हटता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और उसको पढ़ सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, शो दैट द कैपेसिटर मेटल ए कैन बी इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग अनदर मेटल बी नियर ए। क्या होगा, सिंपल, शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ इंक्रीज। भाई सी जो ना वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, बोलता है कि एक मेटल प्लेट जो है ना, देखो एक मेटल प्लेट, मैं आपको पूरा स्टोरी समझा रहा हूं, ये क्या बताना चाहता हूं, मस्त चीज है, लिख लेना खुद से और खुद के ओन वर्ड में लिख लेना, मैं आपको पूरा फिल करा देता हूं। देखो मेरे पास एक प्लेट ए है, बहुत बढ़िया, प्लेट ए है और इसको मैंने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया, ठीक है। इस पर मैंने इंटेंसिटी 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक दिया, धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट तक दिया। आपको इस इंटेंसिटी तक उसका पोटेंशियल रेस करेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ रहा। मतलब आप सोचो कि आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ, पानी आप डाले जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि बाल्टी क्या करेगा, ओवरफ्लो होना चालू करेगा, वो वाटर को लीक करना चालू कर देगा। सिमिलरली जब तक उस प्लेट में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक नहीं हुआ था, तब तक वो क्या करेगा, अपने अंदर चार्ज स्टोर करेगा। जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही इसकी इंटेंसिटी इतनी हो गई, उसके बाद मान लो इसका पोटेंशियल उस समय डेवलप होगा, इट इज 100 फैरेड, जस्ट इमेजिनेशन, इट इज अ ह्यूज अमाउंट। मैं 100 बोल दिया लेकिन इसको दिल पे मत लेना, जस्ट समझाने के लिए बता, 100 बताना, फिर से 1 बस इसका मैंने शॉर्ट्स बनाया, जाके देख लेना, मस्त है। तो मान लो कि 100 फैरेड हो जा रहा है, चलो 100 माइक्रो फैरेड, क्योंकि बहुत बड़ी बात मैंने कर दी, 100 माइक्रो फैरेड या 100 नैनो फैरेड ले लिए, मान लो कितना दिए भाई, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तब जाके कितना होगा, 100। अब मैं चार्ज दे रहा हूं, तब भी ये जैसे का वैसे वो हट ही नहीं रहा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो मेरा जो चार्ज है वो कहां जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में लीक हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बाय लीक एट द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको एक और वर्ड भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, वो न्यूट्रल हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में जाके। कभी अगर आपके घर के आसपास अगर हेवी लाइन अगर होगा ना, तो आप नीचे भी खड़े होकर ना, जो टेस्टर जो यूज करते हैं ना घर पे, लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा, उस टेस्टर को अगर आप हवे में भी ऐसे करोगे ना, तो वो ब्लिंक करना चालू करता है। हवे में करंट कैसे आया यार, चार्ज लीकेज कर रहा है वहां पे, इसलिए वो ऐसा होता है। यही रीजन है हाई टेंशन वायर के आसपास कोई घर नहीं बनाता, क्योंकि आपके खून में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन है, आयरन क्या करेगा, उससे अट्रैक्ट होगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा डिजीज हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट के बाद वो लीकेज करना चालू कर दिया, मतलब ये 100 नैनो फैरेड के बाद आगे इसकी आप कैपेसिटी बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, तो खत्म हो गया। हम तो स्टोर करना चाह रहे थे, तो कहां तक स्टोर हुआ, 100 नैनो फैरेड, उसके आगे हो नहीं रहा, तो करें क्या। अब क्या किए, हमने एक अनदर प्लेट बी लाया। एक प्लेट जैसे बी लेके आए, तो बी क्या किया, इसके इंडक्शन से, मतलब अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उसका नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव को दूर करेगा। तो ऐसे करते 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 यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ये क्या करे, जब यहाँ पॉजिटिव पहुंचा तो वो प्लेट के नेगेटिव को खींचना चालू कर दिया। किसको खींचना चालू कर दिया, प्लेट के नेगेटिव को। अब ये पॉजिटिव प्लेट के नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर कर देगा। पॉजिटिव को क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो यहां पे क्या हो गया, ये इंड्यूस्ड हो गया। इंड्यूस्ड जो वर्ड आता है वो कहां से आता है, मतलब किसी को बिना छुए कोई चीज दे देना, दैट इज कॉल्ड बाय इंडक्शन, इंड्यूस्ड। तो यहां पे ये जो प्लेट है ये कुछ नहीं किया, इसको अपने चार्ज दिया। इस चार्ज के प्रेजेंट से, इसके इंडक्शन से यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। बड़े डिटेल में मैंने अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी वाले चैप्टर में बताया है, जाके उस वीडियो को देखो तो आपको वैसे ही दिल गदगद हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल्स में बताया मैंने। लेकिन ये वन शॉट का है, तो आप
फिल कर लो और क्वेश्चन में जाके चेंज। यहाँ पे हो गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या नेगेटिव। अब ये इसके नियर है, तो मान लो ये जो कैप वोल्टेज अपने अंदर लाता है ना, जो कैपेसिटी, सॉरी यहाँ पे मैं कैपेसिटी लिखना था यार, है ना। तो मान लो यहाँ पे सी आ रहा है, या पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, जो पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, 100 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है। कितना वोल्ट इंक्रीज कर रहा है? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट तक आया, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, है ना। तो चार्ज को भी लेके चलो, चार्ज को स्टोर करें तो पोटेंशियल बढ़ा, तो हम ऐसे ही मान के चल जाते हैं कि भैया जो कैपेसिटी है वो 100 नैनो फैरेड तक आया। बहुत बढ़िया। अब उससे आगे भर ही नहीं रहा था, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर ये V है, ये V कम होगा तब कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब अगर मान लो कि इस समय जो V था वो 1000 वोल्ट था। कितना था? 1000 वोल्ट। इससे ज्यादा नहीं हो रहा, तो कैपेसिटी तो बढ़ ही नहीं रहा यार। तो हमने जब इसको लगाया ना, तो अब इसके इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव हुआ, तो मान लो ये 1000 में से 400 इंड्यूस कर दिया, नेगेटिव इंड्यूस किया 400, अरे 4000 है क्या? 4000 ही है, सॉरी 400 होगा। 400 इंड्यूस कर दिया, 400 वोल्ट क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया, ये नेगेटिव वाला। लेकिन भाई अब इसके दूर में भी तो है पॉजिटिव भी, तो ये पॉजिटिव कितना इंड्यूस किया? मान लो 200 वोल्ट क्या क्या इंड्यूस किया। अब मैं टोटल करके देख रहा हूं, तो टोटल मेरे पास कितना था? 1000। इसके इंडक्शन से नेगेटिव कितना आया? 400, तो बचा कितना? 600। तो देखो पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटी बढ़ गई। अब और जा सकता है, लेकिन खतरा है, क्योंकि 200 वोल्ट भी तो है, तो उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 800 वोल्ट। मतलब इस प्लेट के प्रेजेंट होने से वो वोल्ट 100 पे स्टे कर गया था, मतलब कांस्टेंट हो गया था, सैचुरेट हो गया था, इसके प्रेजेंस से वो अब 800 हो गया। तो मतलब 200 वोल्ट और बढ़ाया जा सकता है, जिससे से कैपेसिटी और थोड़ी सी क्या होगी? बढ़ जाएगी। हमने अच्छा दिमाग लगाया। फिर साइंटिस्ट लोग सोचे कि यार ये तो मजा आ रहा है कि इसकी वजह से हमारा पोटेंशियल तो कम हो रहा है, लेकिन ये जो बाहर वाला ना बड़ा खतरा दे रहा है यार, क्या करना है? इसको हटाओ, फेंको। कैसे फेंकें? कहाँ फेंकें? में कहीं भी लेके फेंक, क्या फर्क पड़ता है? अर्थ। तो इसका कनेक्शन हम किससे कर देते हैं? अर्थ से कर देते हैं, जिससे पूरा चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। तो ये वाला खतरा ही नहीं बचा, हमारे पास 600 हो गया। मतलब प्लेट ए में पॉजिटिव चार्ज है और उसके इंडक्शन से हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, जो 600 हो गया, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि V कम हो गया। V कम होगा तो C बढ़ेगा। सिंपल सी बात। इसको आप लिख लेना मेरे बच्चों। अगर और डिटेल्स में इसको देखना, पूरा थ्योरेटिकल चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके सर्च मार लेना, ढूंढ लेना, इतना तो मेहनत कर लो, ठीक है। लास्ट में आलोक फिजिक्स जरूर जोड़ देना, आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा लिखा लुखा मिल जाएगा, बड़े डिटेल्स मैंने बताया, मजा आ जाएगा वीडियो देखोगे तो। अभी के ये इस टॉपिक के लिए यही था कि क्यों इंक्रीज होता है, उसका रीजन पूछा था, मैंने बता दिया, नोट कर ले, समझ ले। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन एक और क्वेश्चन। चलो भैया, देख क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये ऐसा है, पी क्यू आर एस, ये P का कोऑर्डिनेट दिया, ये Q का कोऑर्डिनेट दिया, R का और S का। याद रखना ये 2D है कि 3D है, कोऑर्डिनेट देख के बताओ। कोऑर्डिनेट देख के पहले जजमेंट तो ये कर लो कि जो अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है वो 2D बेस्ड है कि 3D बेस्ड है। 3 डायमेंशन होता तो 3D होता है कि 2D होता है? 3D है, लेकिन 3D नहीं है। देखो इतना तो जब अपन बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, डायमेंशंस को देख के अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि 2D है कि 3D है, तो भाई मान के चलो कि तैयारी बहुत बद से बदतर है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी बात है 3D, लेकिन हम 2D से काम चलेगा। रीजन ये है क्योंकि इसका Z कोऑर्डिनेट का वैल्यू हर किसी में 0 दिया है, मतलब Z कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, तो हमारा इसी से काम चल जाएगा। तो हमको एक पॉइंट लोकेट करने के लिए कह रहा है,
यहां पे P का A, ध्यान से देखना, PAB और जीरो कोई मतलब नहीं, मतलब एक्स एक्सिस में A बोला है तो मैं यहाँ पे A कंसीडर कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस में B बोला तो मैं यहाँ B कंसीडर कर रहा हूँ, तो पॉइंट मेरा यहाँ बना, पॉइंट मेरा यहाँ बना। Q के लिए जो है इससे ट्वाइस में चलने के लिए कह रहा है 2A, ये चला, और B पे Y पे 0 बोला है, मतलब पॉइंट यहाँ पे बना। इतना तो आता होगा या 10th पढ़ के ही आए हैं हम लोग। अगर मैं Q की P Q हो गया, R की बात करूं तो R में क्या बोला है भैया, फिर से A में आ जाओ लेकिन B का नेगेटिव B चले जाओ, मतलब पॉइंट यहां बना, और S में फिर से यहीं पे आ गया। तो गौर से देखोगे तो आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बन रहा है, वो यहां से ऐसे 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 और ये ऐसा बन रहा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक हो रहा है। आर द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन द टेस्ट चार्ज plane of the motion, determine the test charge on the plane of the motion, that is किस मोशन, मोशन किस में चल रहा है, ये 2D में कर रहा है, प्लेन में आ रहा है ना, तो प्लेन का मोशन किस में होता है, 2D में होता है। डिटरमाइन द टेस्ट चार्ज प्लेन ऑफ द मोशन, तो ये आपको डिटरमाइन करना आ गया, किस में चल रहा है, ये प्लेन में चल रहा है। सेकंड क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। गौर से देखोगे, गौर से देखोगे तो मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखना, या ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये यहां से यहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक गया, अपने इनिशियल फॉर्म पे पहुंच गया। तो यार एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग टू द एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपना डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, 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 ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन पे, तो वर्क डन ऐसे चलना चाहिए, समझ में। तो आप एक चीज याद रखना, इसका कोई मतलब नहीं है यहां घूम के फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे आए, कोई मतलब नहीं है। आप एक पॉइंट को पकड़ोगे, कहां से पकड़ोगे, आप पॉइंट यहां पकड़ो और यहां से आप उसके ओरिजिन पे लेके आओ, कहां पे लेके आओ, ओरिजिन पे, कि टोटल वो कितना वर्क किया। यहां पे बोला है, क्या बोला है, द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन द टेस्ट आर डज द ट्रेवल्ड फ्रॉम P टू S, P से कहां तक पहुंच गया, वो S तक। बात समझ में आ रहा ना, ध्यान से रखो। वर्क जो है, पता होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव अगर पढ़े होंगे तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक। वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। हमको बोला कि भैया ये P से स्टार्ट होके, मैं आपको नाम भी लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो ना, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। हमको वर्क डन निकालने के लिए कह रहा, कहां से कहां तक का वर्क डन निकालने के लिए कह रहा भाई, वो कह रहा P से S तक का, P से S तक का वर्क डन, ठीक। तो याद आया, कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता भाई। जब पाथ करता है तो मुझे क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से रिटर्न नहीं आते डायरेक्ट, याद रखना। तो मुझे पहले कहां तक आना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा, वहां से यहां आना पड़ेगा, तो P से S हो जाएगा। बात समझ में, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं समझ में आया, तो मुझे वर्क डन निकालना है, तो कहां से कहां तक वर्क डन निकालना है, तो याद रखना मुझे P से यहां तक आना पड़े, दैट नेम आर T, और T से कहां तक आना पड़ेगा, S तक। गॉट इट। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर सबसे पहले वर्क कहां से कहां तक निकालना अपने को, सबसे पहला जो वर्क हमको निकालना है दैट इज P टू T, और सेकंड कहां से निकालना है, T टू S। यहां से यहां तक का वर्क डन, फिर यहां से यहां तक का वर्क डन। ध्यान से देखो, W इज इक्वल टू, जब इसको हटाऊंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या चल रहा है, PT चल रहा है ना। अब इसका क्या चलेगा, इसका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट, इसका फोर्स मैं अभी वो कर दे रहा हूं, और क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ST, TS नॉट ST, डिस्प्लेसमेंट
टी से एस की ओर आ रहा है, एस से टी नहीं जा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अपन तो साथ उसमें भी किए हैं एकेडमिक में जब क्या चीज एस, वो फिर डायमेंशन कंडीशंस अपने को एंगल की जरूरत पड़ जाएगी वहां पे, ठीक है, एंगल की जरूरत पड़ जाएगी, तो हमको शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा। तो अपने को सबसे पहले तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या होता है Q, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा QE हो गया, क्या हो गया QE। अब देखो QE, अब देखो PT, ध्यान से देखना मजा आ जाएगा, QE और यहां पे कितना हो जाएगा TS। अब देखो, अब आपका मैथ्स यहां पे काम करेगा, P और T के बीच में, E और T के बीच में E का डायरेक्शन क्रॉस PT का डायरेक्शन, बताओ किधर है भैया, E का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा कि नहीं दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और पीटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो E और पीटी में कितना एंगल बन गया 90 डिग्री बन गया, बहुत बढ़िया। तो W इज इक्वल टू क्यू ई पी टी, आपको पता है इसको हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, ये डॉट रहता है ना वर्क में, तो कितना हो जाएगा cos 60 cos 90, समझ में क्या, नहीं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू भगवान दास F इंटू डी होता है, डॉट क्रॉस में बना दिया हूं लेकिन है नहीं वो क्रॉस, ये डॉट है, ठीक है, क्यों वेक्टर, इसका वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इनका जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगा वो स्केलर आएगा, स्केलर किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट को स्केलर बोलते हैं, ठीक है। तो अब QE, अब इसका जो cos थीटा होगा TS, T से S तक का जो डिस्टेंस है वो कितना स्मॉल a है, अब cos थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बता, नहीं देखो पढ़े लिखे लोग हैं, E का डायरेक्शन इधर है, TS का डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है, 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू 0, तो होल टर्म आर 0, तो यहां पे क्या बचा, W इज इक्वल टू क्यू ई ए कॉस 180 का -1, तो इट इज अ वर्क डन। नहीं समझ में, बेहतरीन क्वेश्चन, सीबीएसई भाई लेवल है, देख लो आपके लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। एक क्वेश्चन और आपके पास दिया, टू चार्ज दिस आर लोकेटेड एट अपार्ट दिस 16, देखो ये एक चार्ज है, मान लेता हूं Q1, द वैल्यू ऑफ Q1 इज 10 टू द पावर -8 कूलम, Q2 यहां पे ले लिए, द वैल्यू ऑफ Q2 -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर apart at the point P lies somewhere the between the charges, मतलब यही इनके बीच में कहीं पे वो लाई कर रहा है। तो मान लेता हूं कि P यहां पे, the distance of P is R, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 16 - R, नहीं समझ में। On the line joining of the two charges in the electric potential 0, टोटल सिस्टम का जो पोटेंशियल होगा that is 0। बोले तो ए ले लो और बी, ए बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा, ए बी का पोटेंशियल, सॉरी एपी का पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, एपी का पोटेंशियल प्लस बीपी का पोटेंशियल, दोनों कितना हो जाएगा 0, समझ में। यहां बोला ना टोटल पोटेंशियल इज 0, टेक द पोटेंशियल इज इनफिनिट 0, ठीक। अब क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो अब यहां का पोटेंशियल यहां पे कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है 1/4πε0, और ये साथ में क्या होता है Q1, मैं Q1 लिख लिया, Q1 और डिस्टेंस क्या चल रहा R, सेकेंड वाला क्या होगा 1/4πε0, साथ में क्या होगा Q2 और डिस्टेंस क्या होगा 16 - R देन 0।
तो हम क्या करते, हमको आर का वैल्यू लोकेशन निकालना है, तो 1/4πε0 Q1/R माइनस 1/4πε0 Q2 16 माइनस R, देर आर कैंसल, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, Q1/R Q2 16 माइनस R हो गया। अब यहां तक आने के बाद हमारे पास Q1 का वैल्यू गिवन है, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ पे क्या चल रहा है, R का वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू -3 इंटू 10⁻⁻8, और 16 माइनस क्या हो गया R, -8 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, 16 माइनस R और -3R, 16 5 जा 80, ओ भैया 80, और ये कितना हो जाएगा, -5R -3R, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 5R -2R, तो 80 इज इक्वल टू 3R। क्या क्यों, कुछ नहीं क्यों भाई, क्या क्यों, हाँ ठीक है ठीक है, इसको ना प्लस ही कंसीडर करना ना, तभी आएगा। ये कितना हो जाएगा 8, तो R का वैल्यू कितना निकला 10, R का वैल्यू कितना आ गया 10, मतलब 16 में से यहां तक का 10 सेंटीमीटर होगा, और यहां से यहां तक का 6 सेंटीमीटर होगा, उसके बीच में एक पॉइंट लाई करेगा जहां पे टोटल पोटेंशियल क्या एक्सपीरियंस, नोट इट, देख लो अच्छे से। लॉन्ग, अब आते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। लॉन्ग आंसर भी अपने आप में अमेजिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा। इसके बाद पीवाईक्यूज बचा हुआ है, 28 पीवाईक्यूज है, उसको भी आप कर लेना, मैं करा रहा हूं। अ चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर ऑफ रेडियस R। एक चार्ज है जो कैपिटल Q चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक में, तो मैं एक का Q1 दूसरे का मान लेता हूं Q2 है। मस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा, ठीक। होलो स्फीयर्स ऑफ द रेडियस R एंड कैपिटल R, एक का जो रेडियस है कॉन्सेंट्रिक है भाई, कॉन्सेंट्रिक है मतलब एक साथ है, ऐसा है, और दूसरा वाला भी ऐसा है, ये जो सेंटर है और ये R है, और यहां से यहां तक है कैपिटल R है, कॉन्सेंट्रिक है। समझ में आ गया, कैपिटल R बड़ा, छोटा R छोटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सच दैट द सरफेस डेंसिटी आर इक्वल, दोनों का जो डेंसिटी है वो सेम है, डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी। तो यहां पे याद रखना, मैं पूरे डिटेल्स में बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सरफेस डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ध्यान रखना, बहुत डिटेल्स में बता रहा हूं। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज फर्स्ट का Q1 और फर्स्ट का सरफेस एरिया क्या होगा 4πr1 स्क्वायर, सॉरी 4πr स्क्वायर। क्यों R स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस R दिया है, नहीं समझ। अगर दूसरे का डेंसिटी में निकालता हूं तो उसका क्या होगा चार्ज, और इसका क्या होगा 4πr स्क्वायर। बोथ आर डेंसिटी सेम, जब दोनों का डेंसिटी सेम है तो मैं दोनों को जब कंपेयर कर लूंगा तो Q1 4πr स्क्वायर और Q2 4, आंख बंद करके बैठते हैं लड़के, R स्क्वायर Q2 4πr2 स्क्वायर, दोनों कट गया। अगर Q2 का वैल्यू निकालता हूं तो यहां पे क्या होगा Q1 R2 स्क्वायर फिर R स्क्वायर, Q2 का वैल्यू आ गया। मैं क्यों निकाल रहा हूं ऐसा, मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि Q1 Q2 मैं एज्यूम किया, मेरे को Q1 भी कैपिटल Q के फॉर्म में चाहिए और Q2 भी कैपिटल Q के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ कैपिटल Q दिया, स्मॉल Q1 Q2 नहीं दिया। तो ये आ गया Q2 का वैल्यू,
Q2 का वैल्यू यहाँ ला के रखूंगा तो मुझे Q1 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ध्यान से देखना। अगर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 चल रहा है तो Q इज इक्वल टू Q1, द Q2 का वैल्यू कितना चल रहा है? Q1 आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है? Q1। अंदर क्या बचा? 1 प्लस आर स्क्वायर। Q इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो तो आर स्क्वायर, नीचे बचेगा आर स्क्वायर। Q इज इक्वल टू Q1 आर स्क्वायर, नीचे बचा आर स्क्वायर। मुझे Q1 चाहिए तो Q1 निकालने के लिए इधर आ जाएगा, Q आर स्क्वायर, नीचे चल रहा आर स्क्वायर। देखो Q1 का वैल्यू आ गया। क्या निकालना था? पोटेंशियल निकालना था यार, टोटल पोटेंशियल निकालना है। जब टोटल पोटेंशियल निकालना है तो पहला V1 निकालूंगा। V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 बाय क्या होगा? R। Q1 का वैल्यू पता है तो रख दूंगा। अब बात किसकी आ गई? Q2। अब सेकंड पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय क्या चल रहा है? R। उसका रेडियस कैपिटल आ रहा है। अब R हो गया, लेकिन इस Q2 को मैं चेंज करूंगा किसके फॉर्म में? Q1 कितना था इसका? Q1 आर स्क्वायर बाय R। यहां पे लिख लेना किसका वैल्यू यार? Q2 का वैल्यू। Q1 आर स्क्वायर कट गया एक बार तो V2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R बाय R2 स्क्वायर। ये आ गया V2। हमको क्या निकालना है? द पोटेंशियल, द कॉमन सेंटर, दोनों का कॉमन। इसका पोटेंशियल भी यहां पे और इसका पोटेंशियल भी यहां पे, मतलब टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू कितना था भैया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। इसका कितना था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R बाय R स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। तो यहां पे 1 प्लस R बाय क्या बचा? R। इस Q1 को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि Q1 गिवन नहीं है, तो Q1 का वैल्यू आपको पता है। क्या पता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R। उस Q1 का वैल्यू R स्क्वायर, नीचे R स्क्वायर। अरे नहीं रे, ये इधर था। ये Q1 का जो वैल्यू है वो क्या? कैपिटल Q R स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे R प्लस R और नीचे भी R, तो ये R स्क्वायर कट गया, तो ये इसका कॉमन वैल्यू है दोस्त। मस्त क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर्स में आया है, तो आपको एक आइडिया आ गया कि किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। इसको मत काट देना, ये अंदर स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता तो कट जाता। तो ये इसका फाइनल वैल्यू है। अच्छे से देख लो, कहीं पे शक या शंका पूछ लो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत मजा आने वाला है। ये 1 शॉट तो करके ही जाना भी है 2025 में अगर एग्जाम दे रहे हो। नहीं समझ में? अब इस चलो लॉन्ग आंसर्स में एक और क्वेश्चन है। obtain an expressions for the common potential and the loss of the energy of the combination का है, combining of the two capacitor। पढ़े हुए हैं यार, बढ़िया, आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एक कैपेसिटर ऐसा दिया है, इसमें इनिशियल चार्ज Q1 है, C1 है और इनिशियल पोटेंशियल V1 है। याद है? अगर मुंह फाड़ा ना कोई, तुम में से भगवान कसम बाहर कर दूंगा मैं। Q2, फिर नहीं तो कल से घर पे बैठ के देखना V1। ठीक, C इज इक्वल टू Q बाय होता V, टोटल चार्ज
टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज कितना चल रहा है, Q1 प्लस Q2, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2। नहीं समझ में? Q1 का वैल्यू आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू C1 इज इक्वल टू Q1 बाय क्या होता है V1। तो Q1 का वैल्यू कितना निकला, C1 V1। तो Q2 कितना हो जाएगा, C2 V2। ये दोनों वैल्यूज है, ला के रख दो। तो C इज इक्वल टू, एक मिनट, इन इंद्रियों का असर है, ठीक है। अगर मैं V निकालता हूं तो Q बाय क्या हो जाएगा, C, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। हाँ, ये V इज इक्वल टू पोटेंशियल चल रहा है, V इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यूज लाके जब रख दूंगा यहां पे, तो V इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू कितना चल रहा है, C1 V1, C2 V2 और नीचे C1 प्लस C2। हो गया। एनर्जी लॉस पूछा है। एनर्जी लॉस हमेशा कैसे निकालते हैं, हमारे गाड़ी में अगर फ्यूल है, मान लो मैं हमेशा ये एग्जांपल्स देता हूँ, गाड़ी में फ्यूल है 1 लीटर, आप घूम के कहीं से आए, वो कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर, आधा लीटर हो गया। तो पहले का माइनस किससे किए, बाद से। तो आप क्या निकालोगे, इनिशियल एनर्जी। क्या निकालोगे, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल का क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, याद है कि नहीं याद है, प्लस क्या होगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, हाफ, अंदर क्या बचा, C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल था। अब फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, याद रखना जब कैपेसिटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो होता है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ C1, अब पोटेंशियल सेम हो गया दोनों का, हाफ C2 और साथ में होगा V स्क्वायर। तो फाइनल में क्या हो जाएगा, हाफ C1 C2 और ये होगा V स्क्वायर। और बचपन में हम लोगों ने V का वैल्यू निकाला हुआ, कुछ याद होगा आपको, V का वैल्यू निकाला हुआ। क्या निकाला V का वैल्यू, दैट इज C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 का स्क्वायर। नहीं समझ में? अब मैं क्या करता हूं, U फाइनल हाफ C1 प्लस C2, और यहां पे क्या चल रहा है, C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, देयर इट इज कैंसिल वन टाइम। U फाइनल हाफ C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या बचा, C1 प्लस C2। वी हैव टू फाइंडिंग द लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। नहीं समझे? अब टोटल इनिशियल में क्या वैल्यूज चल रहा है इसका, W इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यूज बताओगे क्या चल रहा है, तो इनिशियल वैल्यू इसका चल रहा था हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल कितना आ गया, हाफ C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2। ये वन शॉट तब तक आपको काम नहीं करेगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा भैया, ध्यान रखो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, 1/2। तो यहां पे जब एलसीएम लोगे तो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो C1 C2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। अब ये जो चल रहा है इसको स्प्लिट कर दे रहा हूं, होल स्क्वायर के फॉर्म में था। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर 2C1 C2 V1 V2, और इन सब के डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, दैट इज C1 प्लस C2। नहीं आया, सिंपल मैथमेटिक्स है यार। आप तो वैसे मैथ्स वाले होंगे तब भी उड़ा देंगे। आजकल बायो वालों का भी मैथ्स बहुत अच्छा होने लगा जब से वो माई एकेडमी में पढ़ रहे हैं, है ना। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2
V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाइड होगा ना। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, C1 प्लस C2। देखो बहुत सारी चीजें यहां पे कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये कैंसिल होगा इसके साथ, बचा क्या, जो बचा है उसको कॉमन ले लो। देखो सबके पास कुछ कॉमन है, सबके पास माँ है, दिखा C1 C2, तो C1 C2 बाहर ले लिया, ऑलरेडी 1/2 चल रहा था, तो अंदर क्या बचा V2 स्क्वायर, C1 C2 चला गया तो क्या बचा V1 स्क्वायर, C1 C2 चला गया तो क्या बचा -2 V1 V2, और नीचे क्या चल रहा C1 प्लस C2। गौर से देखो कुछ दिख रहा होगा, 1/2 C1 C2, और इसके डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2, V1 माइनस V1, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दैट इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, घूर लें अच्छे से, देख लें। नहीं समझ में तो क्लियर है यहां तक, तो देख लें भैया, इसके साथ खत्म, वन शॉट खत्म। अब यहां से स्टार्ट होता है पीवाईक्यूज। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 24 का क्वेश्चन, 23 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क, ठीक, करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी कल शाम को ठीक 7 बजे करंट इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट के साथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ लव।